बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले जो है वो जारी हैं और पाकिस्तान के टोटल 7 एथलीट पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं और सबकी तवक्कुआत अरशद नदीम से वाबस्ता हैं, जो जेवलिन थ्रो में जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीता था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो एक ज़माने में हॉकी पर राज करती थी और आज़ादी के बाद 1948 का जो लंदन का ओलंपिक्स हुए उनमें पाकिस्तान वहां से शिरकत करता रहा और 2012 का जो लंदन ओलंपिक्स था आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की। लेकिन गुज़िश्ता 3 ओलंपिक गेम्स से पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो हिस्सा नहीं ले रही। 3 मरतबा पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जो है वो ओलंपिक गेम्स जीतने का एजाज़ हासिल किया। 1960 का रोम ओलंपिक्स, फिर 1968 का मैक्सिको ओलंपिक्स और फिर उसके टोक्यो ओलंपिक्स और फिर उसके अलावा 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता था। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में उस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी टीम के स्टार फॉरवर्ड, पाकिस्तान में हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम लोग अब तक नहीं भूले, हसन सरदार को रिटायर हुए एक तवील अरसा हो गया, लेकिन जब भी हॉकी का नाम आता है हसन सरदार का नाम जरूर आता है। और जब ओलंपिक्स का जिक्र होता है तो हसन सरदार का जिक्र इसलिए होता है कि उस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की फतह दिलवाने में इनके 10 गोल ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। उस टीम के कप्तान मंजूर जूनियर मरहूम थे, लेकिन हसन सरदार की क्या परफॉर्मेंस थी, लोग अब भी उन्हें याद रखते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में इसलिए हसन सरदार को मदऊ किया है कि इनसे पूछें कि अब कोई लड़का ओलंपियन नहीं बन रहा, 12 साल का अरसा हो गया है इनसे, और हॉकी के मामलात पर भी बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान हॉकी को दोबारा बुलंदी की तरफ ले जाया जा सके। इससे पहले कि हम हसन सरदार से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, आपको हॉकी के हवाले से एक पैकेज दिखाते जी। पैकेज आपने देखा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हसन सरदार साहब से। हसन भाई, 40 साल का तवील अरसा बीत चुका है जब पाकिस्तान ओलंपिक्स गेम जीता लॉस एंजलिस में, और अब हम 12 साल से तो ओलंपिक्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे, कि क्या फीलिंग क्या होती है अब? ये बड़ा दुख होता है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन रहा है और कम से कम मेडल्स में रहा है। इतने साल जितने भी ओलंपिक्स हम देख लें, उन्होंने कोई ना कोई मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड हासिल किया है और लकीली हमने 3 दफ़ा ओलंपिक्स गोल्ड भी हासिल किया। अभी हमारा जो देखें कितने सालों से जब टीम थोड़ी डाउन हुई है तो एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है हमें, ये तो एक सीधी सी बात है। फिर कोई प्रोग्राम भी नहीं दिया जाता बच्चों को। अगर स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम दिया जाए और उनको फिटनेस प्रोग्राम और उनके साथ जो उनकी कैंपिंग है और उनकी जो उनको जो ग्रूम करना है वो भी नहीं अनफॉर्चुनेटली मिल रही है। और उसके साथ साथ फिर हमें ग्रास रूट लेवल भी जो है वो देखना, वो भी हमें कोई बच्चे को एक तो इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जॉब्स नहीं है, जीत नहीं रहे हम। जब जीत नहीं रहे तो बच्चों का, छोटों लड़कों का, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, जो हमारे ज़माने में स्कूल से ही बच्चे देखते थे और एक फखर होता था। आप अभी पब्लिक स्कूल से हॉकी खेलते थे? जी, मैं अभी पब्लिक स्कूल से, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से निकले, बहुत सारे प्लेयर निकले। फिर मैं एचएन चला गया, एचएन कॉलेज में, वहाँ भी खेलिए, वहाँ से भी खेला, जहाँ से हम 84 ओलंपिक्स में जो लास्ट है उसमें कासिम जिया, अयाज महमूद और मैं खुद शामिल, हम 3 एचएन के थे। अच्छा। तो एक बड़ा ये उनका मैं कहूँगा कि उस कॉलेज का बड़ा कारनामा है स्पोर्ट्स में, वो भी और हबीब स्कूल भी, दोनों बहुत फैसिलिटीज़ के साथ वो हैं। और अयाज और मुझे तो चौधरी डॉक्टर गुलाम रसूल साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमें चांस दिया, एडमिशन दी। और स्पोर्ट्स, उस ज़माने में स्पोर्ट्स का भी जो है वो एडमिशन होता था। अच्छा जी हाँ, अख्तर रसूल के वालिद थे चौधरी गुलाम रसूल। जी हाँ, उन्होंने मुझे देखा, एक कैंप लगा हुआ था वहाँ पे इंटर बोर्ड का, जबकि मैं कराची में सेलेक्ट नहीं होता था। मुझे यहाँ से भेजा गया कि अच्छा, काफ़ी लड़के नहीं जा रहे थे उस वक्त, हनीफ खान और सफदर अब्बास, ये लोग कराची बोर्ड से थे। मुझे इन्होंने कहा आपने जाना है, मैं चला गया उधर और वहाँ पे डॉक्टर गुलाम रसूल साहब ने देखा, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की और फिर उन्होंने मेरी ग्रूमिंग भी की एचएन में। अच्छा, फिर आपने रेलवेज भी ज्वाइन किया, फिर आप कस्टम में आ गए? जी हाँ, रेलवे असल में मैं एनडी में था। हाँ। जिस वक्त मैंने रेलवे से खेला, वो ज्वाइन मैंने उस तरह तो नहीं किया, लेकिन चूंकि हम एक नई टीम, क्योंकि ख्वाजा असलम साहब थे, ख्वाजा जुनैद के जो वालिद हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉकी को प्रमोट करते थे और उनका बहुत शौक़ था और बड़ा वो इश्क था उन्हें। तो वो उन्होंने हमें फिर, और मैं और शफीक थे और हमारे दूसरे लड़के जो यंग थे, उन्हें एक टास्क दिया था कि भाई तुम टीम बनाओ। तो उसमें कुछ रेलवे के पुराने लोग थे, उसके साथ साथ हमने सारे तमाम लड़के जो कि डोमेस्टिक
असल में यूबीएल के जितने भी लड़के जी थे उन्होंने यूबीएल छोड़ के फिर ये टेम्परेरी ज्वाइन किया था रेलवेज, और फिर एक हमारी टीम थी और उस वक्त हमने 3rd पोजीशन हासिल की थी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। हमने कस्टम्स को हराया उस जमाने की टीम में, और बाकी टीमों को भी हराया। तो तनवीर डार भी खेलते थे ना कस्टम से उस वक्त जी। तनवीर डार हमसे पहले खेले, इस्लाह भाई और इस्लाउद्दीन और समीउल्लाह साहब ये दोनों खेल रहे थे उस वक्त। लेकिन हसन भाई अब आप क्या देखते हैं, लोग अब ओलंपिक्स हो रहे हैं, लोग बेचारे दिल बर्दाश्त हैं। अब तो कोई नया लड़का, आप लोग ओलंपियन होना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, लेकिन अब तो कोई नया लड़का ओलंपियन का टैग ही नहीं लगा सकता, ना हमारी टीम जाती है। आप क्या देखते हैं, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं? ये कितनी बदकिस्मती है कि एक ज़माने में हम हॉकी के दुनिया पे राज करते थे, लेकिन अब क्या हो गया? ओलंपियन कहलाना बड़े फ़ख्र की बात है कि कोई अपने आप के आगे लोग हमें ओलंपियन हसन सरदार XYZ ओलंपियन लिखे जाएं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल भी दिलाया, और उस वक्त हम वी वर फॉर्चुनेट कि हमें गोल्ड मेडल हम जीते लॉस एंजलिस में। इसमें बड़ी मेहनत भी थी हमारे लड़कों की। लेकिन उस वक्त हमारी डिटर्मिनेशन थी, हम फोकस थे। हमें जब इंसान फोकस हो और डिटर्मिन्ड हो और मेहनत करता हो तो वो पा लेता है। जैसे मुझे ज़का साहब हमारे कोच थे, वो हर दफ़ा मुझे कहते थे वर्ल्ड कप से पहले, एशियन गेम से पहले, ओलंपिक से पहले, वो मुझे इशारा करते थे दूर से। वो पहले कहते थे कि बिठा के उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम अगर 9 गोल भी करोगे तो हम नहीं जीतेंगे टूर्नामेंट, तुमने 10+ करना है। तो मैंने 12 गोल वर्ल्ड कप में किया, हाईएस्ट स्कोरर। आप इसकी रीज़न क्या समझते हैं, किस तरीके से हम अपनी हॉकी को ऊपर ले जाएं ताकि कम से कम हम पोडियम पे तो नजर आए? हम तो अजलान शाह कप में फाइनल में पहुंच के खुश हो जाते हैं, खुशी के शादियाने बजाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओलंपियन होना ही एक फ़ख्र की बात है। अगर कोई कहे कि जी ओलंपियन XYZ, तो वो एक फ़ख्र की बात है कि मैंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। और गोल्ड मेडल हासिल करना तो फिर ये एक बहुत ज़्यादा इसमें इज़्ज़त अफजाई, और उस मुल्क के लिए आप खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए हमने ओलंपिक गोल्ड मेडल किया, तो आई फील प्राउड ऑफ इट। और इसके साथ मैं आपको ये कहूँगा कि उस वक्त जो हम थे डेडिकेटेड थे, हम फोकस थे, हम मेहनत करते थे और ये सोच के करते कि हमने ओलंपिक में ये नहीं कि जाना है, हमने गोल्ड मेडल जीत के आना है। और गोल्ड से आपको यकीन करें कि हम यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में जब खेलते थे, सिल्वर पे तो हमें क्यूनू मारते थे, और अगर हम ब्रॉन्ज ले लेते थे तो लोग हमें बोतलें भी मारते थे। अच्छा, ये कराची के हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान। तो 3rd आना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, तो हम फर्स्ट सेकंड पे ही रहे, और ज़्यादातर हम अल्लाह ने गोल्ड मेडल दिलाया हमें। लेकिन अब जो वजह है वो मेन वजह ये हो रही है कि अब इतने फोकस भी नहीं है, लड़के डेडिकेटेड भी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करते। मैं अभी मैनेजर बना था कुछ अरसे के लिए टीम का, के मस्कत गए थे जो आप? जी हाँ। तो उस वक्त वो हमारे साथ ऑर्ट्समैन भी थे, कोच, और मैं इनको कहता था लड़कों को कि आप में से जो मुझसे, क्योंकि मैं एज ए मैनेजर गया था, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहता था कि मैं टेक्निकली अपने फॉरवर्ड्स को, खासतौर से सेंटर फॉरवर्ड को, उनको मैं बताऊंगा कि क्या है। और वो मुझे बड़ा, कोच भी मेरा कहता था कि जी आप इसको अपनी टेक्निक्स बताएं इनको, और मैं उनको बताता भी था, लेकिन इंटरेस्ट ही कोई नहीं था इतना। पाकिस्तान टीम में आने के बाद मैं आपको अपना बताऊं कि मैं एक मेरा हमेशा से ये राय है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने आउटस्टैंडिंग, तब आप होते हैं, आपको अगर उन्होंने अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, उसमें आप तभी होंगे जब हार्ड वर्क करेंगे। मेहनत के बगैर नहीं हो सकते। तो मैं इनको कहता था कि मैं खुद मेहनत करता था, और जब ये हमारे कलीमुल्लाह, मंजूरुद्दीन हनीफ खान, समीउल्लाह और ये सारे होते थे, मैं कहता था कि जब हमारी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी सुबह में भी और शाम में भी, तो मैं एक्स्ट्रा, मुझे रखो जो ज़काउद्दीन साहब थे, वो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करते थे, आधा घंटा, एक घंटा। तो मैं कहता था अगर मैं इनसे 1 घंटा ज़्यादा नहीं करूँगा तो मैं गोल तो इन्हीं के बराबर करूँगा ना। फिर मैंने अगर मैंने 10 गोल करने हैं तो मैंने 1 घंटा इनसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो वो मैं करता था। और अब लड़कों को शौक नहीं है? अब बिल्कुल लड़कों को शौक नहीं है। इसकी वजह ये नौकरियां भी नहीं है, माशी वजह भी है, या आप समझते हैं कि फोकस नहीं है? फोकस नहीं। अब सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास माशी हालात जो है वो भी इस तरह के हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पहले जॉब देते थे, अब तो कॉलेज में हमें एडमिशन मुझे एशियन कॉलेज में मिला, स्पोर्ट्स बेसिस मिला, डॉक्टर गुलाम रसूल साहब जब प्रिंसिपल थे। लेकिन अब तो और हर जगह मिलते थे, यहाँ कराची में डीजे, नेशनल एनईडी में भी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी था। मैं एनईडी में भी रहा हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स पे नहीं गया था, मैं उस पे गया, पढ़ाई पे गए थे।
तो फिर आपने बी नहीं किया? नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली, मैंने 1 साल किया। हाँ, फिर हॉकी की तरफ चले, फिर वो हॉकी टीम में आ गया। तो सेमेस्टर सिस्टम था उस वक्त, मेरे ज़माने से शुरू हुआ था उसका सेमेस्टर। तो फिर वो फिर मैं कंटिन्यू किया। हसन सरदार से हमारी गुफ्तगू जारी है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। और ओलंपियन तौकीर डार को, जो 84 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की हॉकी टीम के रुकन थे, उन्हें भी ऑनलाइन लेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन, कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के रुकन हसन सरदार के साथ एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम हसन भाई से पूछ रहे थे कि वजह क्या है। इन्होंने बताया कि फोकस नहीं है। लेकिन हसन भाई, फोकस लड़कों के ना होने की वजह ये तो नहीं कि पाकिस्तान हॉकी में जिस तरह मुतवातिर तब्दीलियाँ हो रही हैं, ओहदेदारान बदल रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी, जिसका असर हॉकी टीम भी पड़ रहा है? ज़रूर उसमें भी पड़ता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बड़ा जो है वो ऐसा मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट हो जो फंड्स लेकर आए। हाँ। वो जैसे एयर मार्शल नूर खान मरूम थे या दीगर नवाज टिवाना भी लेकर आते थे। जी हाँ, ये सब पीआई के उस जमाने में फॉर्चुनेटली पीआई के एमडी थे, वो ऑटोमेटिकली बन जाते थे। लेकिन उसके बाद भी आते रहे जो कि फंड्स लाते रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो फंड्स है वो एक हमें लैक ऑफ फंड जो है हम हमेशा रहते हैं। और लड़कों को आप अगर फाइनेंशियली लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो जाहिर है उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं, फंड्स की जरूरत। लेकिन फंड्स का फायदा क्या हसन भाई? लोग इल्जामात लगाते हैं कि वो खिलाड़ियों की तरक्की के बजाय जॉय ट्रिप पर अगर खर्च हो जाए तो फायदा क्या है? इसलिए लोग ट्रस्ट करते हुए घबरा रहे हैं। ये भी एक वजह है बिल्कुल, लेकिन उसमें वो तो की जा सकती है ना, उसकी ऑडिट किया जा सकता है। उसका वो ऑडिट तो वही नहीं है, हॉकी फेडरेशन का काफी होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। और उसको देख के उसमें एक बोर्ड बना दें जो कि उसको रिलीज करें फंड को, ताकि 3-4 लोग हों। जी बिल्कुल, कोई एक आदमी के हाथ में नहीं होना चाहिए। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है तौकीर डार ने, पाकिस्तान की मारूफ हॉकी फैमिली तनवीर डार, मुनीर डार मरूम और फिर ख्वाजा ज़काउद्दीन, सबसे ताल्लुक है तौकीर डार का। और उस टीम के रुकन थे जिसने 84 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता। अस्सलाम वालेकुम तौकीर डार साहब। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब। हसन सरदार भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम थोड़ी सी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, पहले मेरा सलाम पेश कीजिए पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड को। बिल्कुल सलाम। और हम बात कर रहे हैं हॉकी के हवाले से। तौकीर भाई, कितने अफसोस की बात है कि 12 साल से हमारी टीम ओलंपिक्स नहीं खेल पा रही। बुनियादी वजह आप इसको क्या समझते हैं? क्योंकि आप तो एकेडमी भी चलाते हैं, आप तो ग्रास रूट लेवल पर लाहौर में काम भी कर रहे हैं। बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है इसकी? अच्छा देखें, वजह तो बहुत सी हैं, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं मिला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पिछले 25 साल में जी। और जब तक आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करते रहेंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहेगा और स्पोर्ट्स भी इससे नहीं बच सकी। और यही वजूहत है कि आपने पॉलिटिकली ऐसे लोगों को हॉकी की बागदौड़ दी जो इस काबिल नहीं थे। और अभी भी प्रेजेंट भी यही हाल है। तो वो एक इंग्लिश का मुहावरा है सर, विपिंग द डेड हॉर्स। तो जो अफसोस वाली आपने बात की है ना, मुर्दे घोड़े को आप जितना मर्जी चाबुक मार लें, उसमें थोड़ी उठ के भागना शुरू कर देना। लेकिन तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है और करप्शन है। और करप्शन अगर है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ। सारा पाकिस्तान कहता है करप्शन है, लेकिन आज तक अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई है। उसकी पता वजह भी नहीं समझ आती कि पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हॉकी फेडरेशन की नहीं होती। लेकिन आपने पता कलामी होती है। तौकीर भाई, आपने बात की करप्शन है। जब खालिद सज्जाद खोकर PHF के प्रेसिडेंट थे तो मुझे याद है कराची में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते थे कि मैं शहबाज सीनियर के पास ऐसे मेरे पास सबूत है कि अगर मैं दे दूं तो उसको हथकड़ी लग जाए। लेकिन बाद में दोनों का मुका हो गया। तो ऐसी सूरत में कि ऐसे लोगों को नहीं आगे आना चाहिए कि जो बजाय इसके कि मुका करें, जो सिंसियरली पाकिस्तान हॉकी के लिए काम करें। मैंने आपसे पहले ही वो कहा है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये जो आप ग्लोरियस पास की बात करते हैं ना, जब आप ओलंपिक चैंपियन थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, उसमें खाली प्लेयरों का हाथ नहीं होता, प्लेयर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो आज भी आप आधा नूर खान ले आए, पूरा नहीं, आधा नूर खान ले आए, आप 5 साल के बाद फिर वर्ल्ड चैंपियन हो जाएंगे। और नूर खान को वही पावर्स हैं जो आपने तब दी हुई थी। MDPIA बनाया हुआ था, पूरी फाइनेंशियल सपोर्ट थी गवर्नमेंट की। तो जब आपकी प्रायोरिटीज मुल्क में बदल जाएं और तो फिर यही कुछ होता है।
लेकिन एक और चीज तौकीर भाई कि हम अजलान शाह कप के जहां पर कोई टॉप की टीमें नहीं थी, बहरहाल फाइनल में पहुंचे, उसका हमने बड़ा जश्न मनाया कि जी अजलान शाह कप, और प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, लड़कों को इनामात भी दिए, फेडरेशन के उहदेदारान भी थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हम पोलैंड गए तो पोलैंड का जहां बड़ी टीमें आई, तगड़ी टीमें, फोर नेशन हॉकी टूर्नामेंट, उसमें हमारी कारकर्दगी क्या रही? तो आप नहीं समझते कि ये टेम्परेरी एक किस्म का था रिलीफ हमें, लेकिन हमें मजीद मेहनत करना होगी? देखें, बात सुने, मैं तो बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वो जो भी है, अगर वो हॉकी प्लेयर्स की पजीराई करती है तो हम बहुत खुश हैं। दूसरी बात परफॉर्मेंस की, अजलान शाह बाकी एक थर्ड रेटेड टूर्नामेंट है, उसमें टॉप 19 पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, लेकिन प्लेयरों की इसी वजह से हौसला अफजाई होगी, फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, जिससे शायद वो 2 साल और हॉकी खेल लें। उसके बाद नेशन कप पे गए। अच्छा, असल इशू ये है हमारा कि हमारा जो है ना 1857 से लेकर अभी तक गुलामी से बाहर नहीं आए। हमारे लिए वो जो ऑल्टमैन साहब हैं, जो 72 साल ऑब्सोलीट कोच है पूरी दुनिया में, जिसको हॉलैंड में कोई क्लब भी कोचिंग देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो बार बार ले आता है उसे। सर वहाँ भी माफिया है ना सर, पूरा मुल्क माफिया की जद में है, और इसलिए ले आता है कि अपने मन मर्जी करवानी होती है उसके थ्रू। किकबैक तो नहीं लेते कहीं तौकीर भाई ये लोग? सारे किकबैक, हर जगह किकबैक हैं सर। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की टीम प्रो हॉकी लीग से बाहर की न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान को ओलंपिक क्वालिफायर में हराया न्यूजीलैंड ने। जब एक कोच जो 20-25 हजार डॉलर महीना ले रहा है, वो 10वें रैंक की टीम को 2 बार नहीं जीत सकता, तो मुझे बताएं कि उसकी इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो रही है? सही है। 2 बार वो जापान से खेला, दोनों बार नहीं जीत सका, प्लेंटी शूट आउट में तो बिल्कुल ही आपको नंगा कर दिया उन्होंने। तो बॉस, ये सारे का सारा माफिया, जब तक इसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर से रिप्लेस नहीं कराएंगे, खुद अगर हॉकी बचानी है ना तो हम जैसे हॉकी बिजनेस को बचा लें, बस एक ही हल है, इसको कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले कर दें। पीसीबी में बेइंतहा करप्शन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एटलीस्ट वहाँ राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कहीं तो काम कर रहा है ना। फाइनेंस का बंदा फाइनेंस को देख रहा है, लॉजिस्टिक का लॉजिस्टिक को देख रहा है, ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेटर्स काम कर रहे हैं। सर यहाँ तो एक बंदा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, वो ये नहीं कि भुट्टी साहब अच्छे बंदे नहीं है, मुझे आप बताएं ना उनका हॉकी से क्या ताल्लुक है? कोयटा में कितनी हॉकी होती है? मतलब आप जब इस तरह के लोग ले आएंगे जो कि हॉकी से जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और आपने चंद लोगों को खुश करना है, तो फिर ऐसा ही होगा। तो आपको पता नहीं चला कि अजलान शाह कप के डिनर में चले गए थे किसी और का कार्ड लेके, ये दोनों सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, तो फिर इनको नहीं जाने दिया गया, फिर ये लोग पोलैंड पहुंच गए। आपने देखा होगा, कभी आप भी इतने लेवल की हॉकी खेले, हसन भाई भी, कभी आपने देखा किसी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को कि हॉकी स्टिक हाथ में लेके दोनों तस्वीर बनवा रहे? तो तरक्की क्या होगी? आप जरा ये भी पता करवा लेना कि दोनों ने टीएडी की मद में कितने $35,000 $35,000 बात की तरफ आए ना, आप असल बात की तरफ आ नहीं रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ जिस मकसद के लिए वो आए हैं, वो काम तो उनका हो रहा है ना। कार्ड किसी का भी यूज कर रहे हो। मलेशिया भी चले गए, पोलैंड भी चले गए, जहां पर भी टीम जाएगी। जनाबे वाला, मैं आपसे यही कहता हूँ, पहले प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जाते थे इनवाइट पे, कि वो होस्ट कंट्री आपको इनवाइट करती है, यहाँ बिन बुलाए चले जाते हैं। सर ये तो इसलिए बने हैं ना सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। एजुकेशन जरूरी नहीं है तौकीर भाई, आप माशाल्लाह कस्टम में आपने जॉब की है, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? हसन भाई से पूछूंगा मैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी क्या हो रहा है बांग्लादेश में, आप अपराइजिंग किस चीज की है बताएं? हाँ, एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन है ना सर, पूरी दुनिया में एजुकेशन मैटर्स। लेकिन आपका सेक्रेटरी जो है वो इंग्लिश में बातचीत कर सकता है, खत की ड्राफ्टिंग कर सकता है, हमारा मौजूदा सेक्रेटरी। सर ये आपने और मैंने तो नहीं लगाना ना सर, ये चीजें हमारे बस में नहीं है, उस पर बात करना ही फजूल है। जो लोग आपसे कहे लगा रहे हैं, जो इनको अपॉइंट करते हैं, वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। सही कह रहे हैं। तो जब आप चीजें मेरिट पे नहीं करेंगे तो फिर यही कुछ होना है जहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। आखिरी सवाल ये है, असल इशू, मेरी भी बात सुन लें, असल इशू है कुएं का, कि कुआं जो है ना वो बदबूदार पानी दे रहा है। कौन निकालेगा? कुत्ते को कुएं में से पानी तो आप निकाल रहे हैं, कुत्ता भाई है। तो नया पानी भरने से वो बदबू नहीं खत्म होगी सर। आपको इसको ओवरऑल करना है, इसको प्राइवेटाइज करना है, इसको कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले करें, या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट बंदा लेके आए जिसका पैशन हो, उसके पीछे कोई फाइनेंशियल बैकिंग हो, बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट हो, कोई नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट हो, FBR का चेयरमैन हो, जिसकी कोई इज्जत हो माशरे में। सर जो लोग खुद चंद $1,000 की डेलियों के लिए टूर कर रहे हो, उन्होंने हॉकी कहाँ से ठीक करनी है? ठीक, आखिरी सवाल तौकीर भाई, वक्त कम है, फिर मैं हसन भाई की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन आखिरी सवाल, आप एज एन ओलंपियन क्या समझते हैं, क्या होना क्या चाहिए, कैसे हम रिवाइव कर सकें? क्योंकि आप पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट पहनकर खेलें, हसन भाई खेलें इस परचम की बुलंदी के लिए।
सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों ने हॉकी में करप्शन की है, वैसे तो पूरे मुल्क में है, जिन लोगों ने हॉकी में करप्शन की है दे शुड बी हैंग्ड। उनको पकड़ा जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। जब एक सेक्रेटरी के खिलाफ पर्चा हो गया और वो पकड़ा गया तो कोई पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर सेक्रेटरी लगने को तैयार नहीं होगा। अभी जितने हॉकी प्लेयर है ना पुराने, वो रात को सोते हैं इस ख्वाब में कि सुबह उठ के वो सेक्रेटरी लग रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के पास फाइनेंशियल पावर नहीं होनी चाहिए। तौकीर भाई, चलते चलते बस ये मैं कहूंगा कि आप नहीं समझते कि जिन लोगों ने बारियां ले ली है उनको दोबारा नहीं आना चाहिए? सर उनको बैन कर देना चाहिए। ये करेगा कौन? ड्राइंग रूमों में बैठ के बातें हम करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है ओबामा, वो कितने साल इलेक्शन लड़ सकता है? सही सही। हमारे यहाँ तो ताहयात आते हैं। वो दो टर्म्स के बाद उसको जो मोस्ट फेवरेट प्रेसिडेंट हुआ है अमेरिका का, उसको इजाजत नहीं है थर्ड टर्म लड़नी। उसकी क्या वजह है? नहीं, हमारे यहाँ होना चाहिए। सही कह रहे हैं। उसकी भी यही वजह है कि ह्यूमन साइकी जो है ना, किसी एक बंदे को ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त करती। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ तो टिल डेथ है सर, यहाँ टिल डेथ है। टिल डेथ, वही ताहयात मैंने कह दिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर डार साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हसन भाई से पूछेंगे। तौकीर डार तो फुल बैक थे, वो तो आज फॉरवर्ड बने हुए थे। हसन भाई से हम बात करेंगे इस हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन, पाकिस्तान के मारूफ सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने ओलंपियन तौकीर डार की गुफ्तगू सुनी आपने, और तौकीर डार बड़ा खुलकर बातें कर रहे थे। हसन भाई, तौकीर डार का ये मौक़िफ़ तो सही है कि जब तक करप्ट लोगों को आप नहीं अलग करेंगे उस वक्त तक कैसे हॉकी सुधर सकती है? कोई शक नहीं है, करप्शन तो हो, स्पोर्ट्स में करप्शन होनी नहीं चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सिफारिश दूसरी सिलेक्शन की हो। सही। ये दोनों में जो है ना, जब तक वो ख़त्म नहीं कराएंगे हम, जब तक फेयर चांस बच्चे को मिले, और ख़ास तौर से फाइनेंशियल बहुत ज़रूरी है। और जितना मैं ये कहता हूँ कि आप इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि आप साबित करें, आप उनको ऑडिट करें, उनको साबित करें, और उनको अगर वो करप्ट हैं तो उनको। खोकर साहब तो कहते थे ना कि मेरे पास बड़े सबूत हैं, फिर वो चले गए। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो इस तरीके से घिर गए थे कि वो फिर आगे नहीं कोई काम कर सके। करना चाहिए, बीइंग अ प्रेसिडेंट अगर है उनके पास ऐसी बात थी तो उनको जरूर करना चाहिए। सेक्रेटरी तो उन्होंने बदल दिया, हसन भाई, कभी शहबाज आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा, एक तो वो प्रेसिडेंट बहुत लंबा रहे, 8 साल रहे वो। जी हाँ, और उसमें वो तब्दीलियां नहीं ला सके जो उनको लानी चाहिए थी। अगर 8 साल कोई एक आदमी रहता है, एक तो फाइनेंशियली भी हम ज़रा कमज़ोर रहे, और दूसरा ये कि वो उतनी तब्दीलियाँ, उतने चेंजेस या उतने सिस्टम नहीं ला सके। 8 साल में सिस्टम बहुत आदमी कर सकता है। मुझसे किसी ने अमेरिका में पूछा कि आप किस तरह इसको, तो अमेरिका शॉर्टेस्ट जो वे है ना, वो ये है कि हम 13-14 साल के स्कूल के बच्चे लें, 4-5-6 साल को 50-60 बंदे पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो है, जो भी फेडरेशन हमें सेलेक्ट, उनको बच्चों को लेकर आए और उनको एक कैंप लगाया जाए, और उनको फिर ग्रूमिंग भी हो, पढ़ाई भी हो, खेल भी हो। 5 साल अगर करेंगे, मेरी गारंटी है कि वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे। पैसे कौन देगा हसन भाई? पैसे तो आप खा जाते हैं जॉय ट्रिप पे। आप देखें ना, बुख्ती साहब चले गए, राना मुजाहिद चले गए, जॉय ट्रिप पे आप ना खर्च करें, बच्चों पे खर्च करें ना वो। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, जॉय ट्रिप तो होना ही नहीं चाहिए ना, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की फातेह पाकिस्तानी हॉकी टीम के हाफ बैक रशीदुल हसन। और रशीदुल हसन साहब भी उस टीम का हिस्सा थे जिसके हसन सरदार और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने तौकीर डार को लिया, ये सब हिस्सा थे। पहले तो आपसे एक सवाल करूंगा रशीद भाई के कितना दिल दुखता है कि 12 साल से ओलंपिक गेम नहीं हम हिस्सा ले सके, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिल गिरफ्ता है सारे ओलंपियन, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने ओलंपिक खेला है, ओलंपिक जीता है। तो 12 साल से ये तीसरा ओलंपिक है जो हम कल क्वालिफाई नहीं कर सके। ये बहुत ही अनहोनी सी बात है, क्योंकि जब हमारा दौर था, ये हमसे पहलों का दौर था, तो कभी ये सोचा भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि क्वालिफाइंग राउंड भी होते हैं। लेकिन अब तो हर टूर्नामेंट जो भी होता है, यही जूनियर का हो, सीनियर का हो, कि पहले क्वालिफाइंग राउंड खेलना है और उसके बाद क्वालिफाई करेंगे तो फिर जाके हमने वर्ल्ड कप खेलना है या ओलंपिक खेलना है। इसमें तो कोई शक नहीं, दिल तो दुखता है। तो कौन है इसका जिम्मेदारी, किस पे आयद होती है? ओलंपियंस पे आयद होती है, PHF के ओहदेदारान पे आयद होती है, किस पे, हुकूमत पे आयद होती है? बस ये तो जिस तरह आपने देखा ही है कि जो
पिछले 15-20 साल से जो भी मैनेजमेंट आई है, जो भी फेडरेशन आई है, उसने ये सोचा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर कोई ओहदों की बंदरबाट ऐसे हुई। पहले कोई भी फेडरेशन आती थी 5 साल रहती थी, अब तो कोई 2 साल कोई और होता है, फिर 6 महीने कोई और होता है। राना मुजाहिद दोबारा सेक्रेटरी बन गए। आप लोगों के दौर में तो 2 दफा कोई नहीं सेक्रेटरी बना था। नहीं, ठीक है, वो भले 3 दफा भी बन जाए, बात ओवरऑल हो रही है हर एक की अपना कि जो भी आए उसको 5 साल टाइम देना चाहिए। हाँ, अगर कहीं उनके ऊपर जो करप्शन के इल्जाम हैं तो वो उन लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ अगर फेलियर है तो खुद छोड़ देना चाहिए। बड़े बड़े ओलंपियन रहे हैं, जैसे अब्दुल हमीदी साहब थे, कल मुदस्सर असगर साहब थे। लेकिन खुद कैसे छोड़ेंगे रशीद भाई, जब जॉय ट्रिप हो, हजारों डॉलर्स मिले। मेरा इकबाल बेग साहब, मैं मेरी बात मुकम्मल करने दें कि ये बड़े बड़े लोग होते थे, ये खुद छोड़ जाते थे। मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। अभी भी वही रवायत रहनी चाहिए कि अगर कोई ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं करता उनके दौर में, या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो छोड़ देना चाहिए। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कल को फिर दोबारा आ सकते हैं। तो ये एक अनहोनी सी बात है, खास तौर पे हम लोगों के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन छोड़ेंगे कैसे? जॉय ट्रिप पे डॉलर्स डेली अलाउंस मिलते हैं, लड़कों को तो बेचारों को पाकिस्तानी करेंसी में 20,000 रुपए मिलते हैं, और इनको तो डॉलर्स और चले जाते हैं मलेशिया, पोलैंड। तो कौन छोड़ेगा ऐसे हालात में? नहीं, पहले डॉलर तो पहले भी मिलते थे, जो पहले रहे हैं। बात तो हो रही है, मैं जो कह रहा हूं कि अगर उनके दौर में कोई टीम क्वालिफाई नहीं करती या ओलंपिक से बाहर हो जाती है तो खुद रिजाइन कर देना। तो आप समझते हैं कि तारिक बुख्ती और राना मुजाहिद को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये उनको खुद सोचना चाहिए। मेरे कहने पे ना उन्होंने इस्तीफा देना है, ना उन्होंने रहना है। आपकी आवाज है, आप हॉकी ओलंपियन है, विनिंग टीम के मेंबर है। ये तो मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ कि सपोज अगर मैं भी हूँगा, मैं अगर कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकता तो मुझे छोड़ देना चाहिए। इसमें कौन सी ऐसी बात, दो राय नहीं होनी चाहिए। ये उनका अपना अपना है, कौन छोड़ता है कौन नहीं छोड़ता। मेरे कहने से ना उन्होंने छोड़ना है, ना मेरे छोड़ते क्यों नहीं है? वजह आप समझते हैं क्या वजह है, छोड़ते क्यों नहीं? आपने पहले बता दी है कि जॉय ट्रिप होते हैं और रैलियां होती है, वो तो हर दफा ही होता रहा है, शुरू में भी होता रहा है। जब हम खेलता भी लोग जाते थे, लेकिन क्योंकि अब हार है तो फिर कहते हैं फंड भी नहीं है, तो उसके लिए खुद इनको सोचना चाहिए कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आखिरी सवाल रशीद भाई, ये बताएं कि सियासी बुनियादों पर सियासतदानों के कंधों पर चढ़कर जो लोग आए, और ये सिलसिले का आगाज हुआ जब ख्वाजा आसिफ साहब थे, वो पहले आसिफ बाजवा को ले आए, फिर आसिफ बाजवा गए, शहबाज सीनियर आ गए, वो चले गए, तो राना मुजाहिद आ गए। तो आप नहीं समझते सियासी मदाखलत और सियासी कंधों पर चढ़कर जो लोग आते हैं वो क्या हॉकी की खिदमत करेंगे? हाँ, सही बात है। देखो, बात तो ये बात है विक्ट्री की। भले सियासी जमातों के सर पे ऊपर चढ़ कर आए या सियासी बंदों के जरिए आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल बात है कि आपने वो टारगेट अचीव किया है। लेकिन हम 30 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीते, 40 साल से ओलंपिक गेम्स नहीं जीते, तो कौन है इसका जिम्मेदार रशीद भाई? हाँ, नहीं, सही बात है। पूरे 40 साल हो गए हैं जो लॉस एंजलिस ओलंपिक जीते हैं। ठीक है, आपके साथ हसन सरदार बैठे हुए हैं। जी जी, मैं हसन भाई से बात करूंगा। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, 10 गोल बनाए थे इन्होंने, स्कोर किए थे उस ओलंपिक्स में। जी जी, इसमें कोई शक नहीं, हसन सरदार का बहुत बड़ा रोल था इसमें ओलंपिक जीतने में। उसके साथ साथ 1982 का जो हम वर्ल्ड कप जीते, 12 गोल उसमें किए थे इन्होंने। जी जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई, रशीदुल हसन साहब भी इत्तफाक कर रहे थे, घुमा फिर आके मैं लाया उन्हें कि इत्तफाक कर रहे थे कि वाकई में वो लोग जो कि कॉम्पिटेंट नहीं, अगर वो आ जाएंगे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे तो हॉकी कैसे चलेगी? जी हाँ, स्पोर्ट्स ऐसे नहीं चलेगी हमारे मुल्क में। बहुत स्ट्रेट होना चाहिए हमें। एज ए स्पोर्ट्समैन मैं कहूँगा, एज ए हॉकी लवर कहूँगा कि हमें वो हॉकी प्रेसिडेंट लाना चाहिए जो फाइनेंस सपोर्ट कर सके और जो फंड्स ला सके, और कोई ना कोई उसका ऐसा होल्ड हो कि या प्राइवेट कॉरपोरेशन हो जो इंटरेस्टेड हो, वो प्राइवेट को दे दिया जाए। इसमें सबसे पहली बात जो जिस तरह के PSL हमारा होती है, मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अलवी साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया 2019 में, और उन्होंने मुझे वो जब बुलाया प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में गया तो उन्होंने लैपटॉप खोला, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे हॉकी की बात करनी है आपसे। तो मैं चला गया उनके पास, तो उन्होंने वो लैपटॉप खोला हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था हसन भाई ये क्रिकेट की जो 5 टीमें हैं वो सही सपोर्ट कर रही हैं। हाँ। वो सपोर्ट करेंगी आपकी हॉकी को। हाँ। वो खुद लेंगी। हाँ। मतलब है पेशावर जलमी वाले क्रिकेट होगी, उन्हीं की हॉकी टीम होगी, उन्हीं की क्रिकेट होगी, कोयटा की उन्हीं की हॉकी टीम होगी, और वो उन्होंने सब बात कर ली थी। फिर वो एक अनफॉर्चुनेटली वो आ गया है,
कोविड आ गया। तो कोविड के बाद फिर रह गया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा था आप फेडरेशन को साथ लेके चलिएगा ताकि लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। हसन सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन। चंद मिनट्स बाकी रह गए, जब वापस आएंगे थोड़ी सी और बात करेंगे हसन सरदार से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, नामवर हॉकी ओलंपियन हसन सरदार के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हॉकी की, और चूंकि पाकिस्तानी हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रही, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान में हॉकी की तरक्की के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए उसके हवाले से हसन सरदार से बात कर रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। हसन भाई, आपने तजवीज़ तो दे दी कि ठीक है प्रेसिडेंट ऐसा तगड़ा है जो कि स्पॉन्सरशिप ले आए, लेकिन सेक्रेटरी का मामला, जैसे माजी में सेक्रेटरी रहे, कोई सेक्रेटरी भी तो तगड़ा है, क्या वो सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करे? जब आप प्रेसिडेंट ऐसा लगाएंगे तो मफादात पर्सनल नहीं देखेगा, वो फिर ट्रू प्रोफेशनल होगा। और वो प्रोफेशनल जो होगा तो वो एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी भी लगाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि सेक्रेटरी भी चलाए, लेकिन अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो टेक्निकल हैंड में दे दें, और फाइनेंस का जो है एक इशू वो एक साइड पे कर देंगे, और प्रेसिडेंट उसका जो है वो होगा, वो सबको ओवरसी करेगा, वो देखेगा। है ना? तो वो इस तरह सिस्टम बन सकता है, पर ये तब होगा जब प्रेसिडेंट आपका ऐसा टेक्निकल आदमी आएगा। लेकिन जो नीचे वाले वो सिस्टम बनने देंगे, जो कांग्रेस है हॉकी की या दीगर लोग हैं जिनमें इस तरह के लोग आ गए हसन भाई, जो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हैं, बस खूफा के लिए, नाम के लिए चले गए, डेली अलाउंस ले लिया, उसमें खुश हैं वो लोग? नहीं, जब एयर मार्शल नूर खान साहब थे या उसके बाद उनके बाद भी थे, उन्होंने ब्रिगेडियर आतिफ को रखा, उसको बाकियों ने भी सेकंड किया उनके बाद को। तो अब ऐसा प्रेसिडेंट अगर आएगा जो फाइनेंशियली तगड़ा होगा और स्ट्रांग होगा और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होगा, उसकी सब सुनेंगे। ऐसा नहीं है, हॉकी में जितने भी लोग हैं वो सुनेंगे, वो देखेंगे कि जी अब तो ये हो रहा है ना कि लूट मार हो रही है, कहते हैं हमें भी शामिल कर लो। अगर वो ऐसा आदमी कोई आ जाए तो वो सबको ठीक रखेगा, और सब उसकी बात भी मानेंगे, और इंशाल्लाह बेहतर भी होगी, बेहतरी की तरफ भी जाएगी। उससे पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो पिछला दौर गुजरा है? क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन वो प्रेसिडेंट लाएंगे तो वो भी अकाउंटेबिलिटी लगेगा ना। कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, तो कॉम्प्रोमाइज उसने करना नहीं है। जो नया जो टेक्निकली साउंड होगा बंदा, तो वो ही कर सकता है। और आप एक सही प्रेसिडेंट लगा दें, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी, और आगे का सिस्टम भी वो ठीक करके जाएगा। लेकिन ये तजावीज़ आपने दी किसी को? आपने कभी मुलाकात कह ही सकते हैं, मुलाकात में मैं कहता रहा हूँ आज की गवर्नमेंट को भी और पिछली गवर्नमेंट्स को भी कि आप ऐसा बंदा लगाएं जो हमें हॉकी को फ़ायदा दे, पर्सनल उसका इंटरेस्ट कोई नहीं हो, उसकी मिन्नत हम करें कि आप प्रेसिडेंट लग जाएं, वो ना लगना चाहे वो लगे। और वो फिर बना यहाँ पर लोग खुद बनने के लिए वो नहीं होना चाहिए, ये मिक्स करते हैं कि बजाय इसके कि वो कुछ करें। लेकिन हसन भाई, आप माशाल्लाह से कस्टम में रहे, रिटायर हुए, और खिलाड़ियों को बड़ी अच्छी, चाहे हनीफ खान हो, समीउल्लाह हो, इस्लाउद्दीन हो, बेशुमार लोग, PIA के लोग हो, यार महमूद हो, सारे जो रहे, अब तौकीदार हो, रशीदुल हसन हो, तो उनको नौकरियां मिली, और फिर नौकरियों की वजह से उनका एक स्टेटस बना। तो आप नहीं समझते कि जब से ये डिपार्टमेंटल टीमें बंद हुई हैं, उसकी वजह से भी लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही, और उसकी वजह से भी हॉकी में लड़के नहीं आ रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे? बिल्कुल होना चाहिए ये, जब तक ये नहीं होगी, ये भी वन ऑफ द रीजंस है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में एक मेरे पास सेंटर फॉरवर्ड लड़का था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सिंह था। अच्छा। आज से 5-6 साल पहले वो मेरे पास आया, उसने कहा कि पायन मैंने सिखाओ किस तरह है टेक्निकल। मैंने कहा तुम आ जाना मेरे पास शाम को, तो ये ग्राउंड पे आ जाना। तो वो मेरे पास हॉकी ले आया, बॉल ले आया उसने। मैंने उसे कहा कि देखो मैं तो बताना है ना, करना तुमने। हाँ। फिर मैंने उसे कहा कि आप तो बहुत छोटे यंग हो, 18-19 साल का था, 20 साल का था। तो उसने कहा कि उसने मुझे पंजाबी में ही बोल रहा था, उसने मुझे कहा कि मैं 18-19 साल में टीम में आ गया। हम 20 साल का जब था तो हमने एशियन गेम जीत लिया। जब एशियन गेम जीता तो हमें 3-3 करोड़ रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिल गए। जब मैं
इंडियन टीम में आया, वो कहता है तो मैं डीएसपी डायरेक्ट पंजाब पुलिस में लग गया। अच्छा। तो मेरे पास तो एक गाड़ी आ गई, हाँ, 2 पुलिस वाले आ गई, एक गनमैन आ गया, एक ड्राइवर आ गया, और 7 ज़मीन हमें दे दी पंजाब गवर्नमेंट ने, 3 करोड़ दे दिए, मैंने घर भी बना लिया अपना। तो ये मतलब उसने 20-21 साल में हासिल कर लिया। अभी उन्होंने वर्ल्ड कप ओलंपिक नहीं जीता, तो इतना अगर उसको ये मिल रहा है तो इंडियन टीम देखे खड़ी हो गई है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस है। आप इंसेंटिव दें, उनके पेरेंट्स को इंसेंटिव मिलेगा। गरीब बच्चे को कहाँ से गांव से आते हैं, वो अब अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, खेल रहे हैं हॉकी, अगर गोजरा से या पीछे और केपीके से और दूसरे, तो वो जो बच्चे आ रहे हैं वो मेहनत करके आ रहे हैं, तो और इंसेंटिव मिलेगा तो और हमें टैलेंट मिलेगा, बच्चे और इंटरेस्ट करेंगे उसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने वक्त दिया। हसन सरदार पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और उसके अलावा तौकीदार और रशीदुल हसन की भी गुफ्तगू आपने सुनी। हमें उम्मीद है और इस दुआ के साथ हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा उसी तरफ जाए जो जिस ज़माने में हसन सरदार खेला करते थे, कि लोग जो है सड़कें सुनसान हो जाती थी और लोग टेलीविज़न सेट के सामने बैठे रहते थे कि पाकिस्तान हॉकी टीम क्या करती है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हसन सरदार और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।